वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। यहाँ पिछले वीडियो में हम लोग पढ़ चुके थे स्वर वर्ण के बारे में, स्वर वर्ण के प्रकार पढ़ लिए थे। अगर आप लोग अभी तक उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो जा कर के मेरा पिछला वीडियो जो बना हुआ है पार्ट 3, आप उस वीडियो को अच्छे से देखें। और हाँ, जब भी वीडियो को देखें तो स्किप नहीं करें। अगर आप स्किप करते हैं तो आपको आधा अधूरा ज्ञान प्राप्त होगा। आप उसको पूरा टाइम दे करके, टाइम निकाल के, देखिए पढ़ने का समय अलग होता है ना। तो आप लोग मन से पढ़ना चाहते हैं तो आप उसे टाइम निकाल करके 1 घंटे टाइम निकालिए उस वीडियो को देखने के लिए, उस पार्ट को पूरा देखिए और उसमें जो जो आपको मुख्य बातें जिसको नोट करना है आप उसे नोट भी करते चलें साथ में। चलिए अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे, आज का वीडियो बन रहा है इसमें हम लोग देखेंगे व्यंजन वर्ण के बारे में। क्या देखेंगे? व्यंजन वर्ण के बारे में। अर्थात कहने का मतलब है कि हम लोग पीछे वाले वीडियो में स्वर वर्ण खत्म कर लिए हैं। स्वर वर्ण किसे कहते हैं, प्रकार कितने होते हैं, उच्चारण के अनुसार समय कितना लगता है उसके अनुसार कितने प्रकार होते हैं, जीभ के भाग के अनुसार कितने प्रकार होते हैं, फिर संध स्वर, समान स्वर देख चुके हैं। आज हम लोग शुरू करेंगे व्यंजन वर्ण के बारे में। आप लोग पढ़ चुके हैं इसको, उसे अच्छी तरह से याद करना है और कम समय में कैसे याद कर सकते हैं, कैसे समझ सकते हैं, उस चीज़ को आप लोग को यहाँ पे फॉलो करना है। तो आइए देखते हैं। व्यंजन वर्ण है पार्ट 4। कौन सा पार्ट है? ये हम लोग का आज पार्ट 4 चल रहा है। इसमें देखना है व्यंजन वर्ण। बोलता है कि जिन वर्णों के पूर्ण उच्चारण के लिए स्वरों की सहायता ली जाती है, मतलब कि वैसे व्यंजन वर्ण जिसका पूर्ण उच्चारण करना है, जो लिखा हो उसे पूर्णतः उच्चारण करने के लिए स्वर वर्ण की सहायता ली जाती है। अर्थात जिन वर्णों की सहायता ली जाती है वे व्यंजन वर्ण कहलाते हैं। आपको ही पता होना चाहिए, हम पहले ही बताए थे कि एग्जाम्पल देकर के पिता और पुत्र का। पिता को मान लीजिए स्वर वर्ण और पुत्र को मान लीजिए व्यंजन वर्ण। पिता जब भी कोई कार्य करते हैं तो अपने बेटे से नहीं पूछते हैं, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पे जब भी स्वर वर्ण को हम लोग उच्चारण करेंगे तो यहाँ पे हमें व्यंजन वर्ण की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि व्यंजन वर्ण अपने आप में परिपूर्ण होता है। उसे उच्चारण करने में किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं ली जाती है। यहाँ पे हम लोग पढ़ने व्यंजन वर्ण अर्थात पुत्र के बारे में। पुत्र जब कोई कार्य करेगा तो अपने पिताजी से एक बार अनुमति लेगा कि हाँ पिताजी ये कार्य करे या नहीं करे। उसी प्रकार से यहाँ पे व्यंजन वर्ण है, क्योंकि व्यंजन वर्ण का उच्चारण स्वर वर्ण के उच्चारण के बिना अधूरा है। जब तक स्वर वर्ण का प्रयोग नहीं होगा वहाँ पे व्यंजन वर्ण का उच्चारण होगा ही नहीं। तो लिखाया गया है जिन वर्णों के पूर्व उच्चारण के लिए स्वरों की सहायता ली जाती है। साफ लिखो, स्वरों की सहायता। देखिए ध्यान देंगे, मेन पॉइंट यही है, स्वरों की सहायता ली जाती है, ठीक है ना। स्वरों की सहायता ली जाती है, उसे हम लोग क्या कहेंगे? उसे हम लोग व्यंजन वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? उसे हम लोग व्यंजन वर्ण कहते हैं। एक बार फिर ध्यान देंगे कि जिन वर्णों के पूर्ण उच्चारण के लिए स्वर की सहायता ली जाती है वे व्यंजन वर्ण कहलाते हैं। कोई दिक्कत? आगे देखते हैं। अर्थात लिखा गया है व्यंजन बिना स्वरों की सहायता के बोले ही नहीं जा सकते हैं। साफ लिखा है कि व्यंजन भी जो है बिना स्वरों की सहायता के, बिना, यहाँ से समझिए कि व्यंजन जो है बिना स्वरों की सहायता के बोले ही नहीं जा सकते हैं। समझ में आ रहा है? व्यंजन जो है बिना स्वरों की सहायता के ही नहीं जा सकते हैं, उसे हम लोग क्या कहेंगे? उसे हम लोग व्यंजन वर्ण कहेंगे। क्या कहेंगे उसे हम लोग? उसे लोग व्यंजन वर्ण कहेंगे। कोई दिक्कत? अब है इनकी संख्या। क्या देखना हम लोगों को? व्यंजन वर्ण के बारे में देखना है। तो व्यंजन वर्ण की संख्या 39 होता है। कितना होता है? 39, ठीक है। कितना है? 39 होता है। लिखा हुआ है व्यंजन वर्ण की संख्या आप लोग याद है, तो व्यंजन वर्ण की संख्या 39 होती है। आगे देखते हैं। अब इसका एग्जाम्पल है आप लोग भी सोच रहे हो कि व्यंजन वर्ण की संख्या 39 है, लेकिन कहाँ से कहाँ तक 39 है ये पता भी तो होना चाहिए ना। तो आप लोग बोर्ड पे देखेंगे लिखा गया कुछ आप लोगों को क से लेकर के ज्ञ तक। कहाँ से लिखा गया है? क से लेकर के ज्ञ तक। कहने का मतलब कि हम लोग क वर्ग पढ़े हैं, च वर्ग पढ़े, क्या पढ़े हैं? क वर्ग पढ़े हैं, च वर्ग पढ़े हैं, ट वर्ग पढ़े हैं, त वर्ग पढ़े हैं, प वर्ग पढ़े हैं और इसके बाद होता है यरलव, ठीक है ना। ये इसको मिला करके हम लोग जो है 39 व्यंजन वर्ण की संख्या
की गिनती करते हैं। समझ में आ रहा है? तो यहाँ आप लोग को समझाने कहा गया का से लेकर के य तक। जिस बच्चे को समझ में नहीं आ रहा है वह इस तरह से याद करेंगे। कवर्ग में 5 वर्ण है, टवर्ग में 5 है, टवर्ग में 5 है, वर्ग में 5 है। अगर इस प्रत्येक वर्ग में 5 वर्ण की गिनती आ रहा है तो 5 × 5 करेंगे तो हम लोग को 25 वर्ग यहाँ से मिलेगा। कितना मिलेगा यहाँ से हम लोग को? 25 वर्ग मिलेगा। और 25 39 में से 25 को माइनस कर देंगे, बाकी जो शेष बचेगा वो पूरा हो जाएगा। कहाँ से पूरा हो जाएगा? या लावा से पूरा कर लेंगे, या से लेके ज्ञ तक पूरा कर लेंगे और उसे हम लोग मिला करके करेंगे। उसे हम लोग मिला करके व्यंजन वर्ण की 39 गिनती याद करेंगे। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अब बोला गया है व्यंजनों का अपना मूल स्वरूप इस प्रकार है। बात सही है कि व्यंजन का अपना मूल स्वरूप होता है। मूल स्वरूप मतलब कि मूल जो रूप है वह कुछ इस प्रकार से है। अब वह कैसे, वो देखेंगे, हम लोग बताएंगे अभी कैसे है। तो कहने का मतलब अभी इसमें देखा है का चा टा ता पा, ये जो लिखा हुआ है ना ये पूर्ण का नहीं है। ठीक है ना, इसमें का हलंत लगा हुआ है, चा हलंत है, टा हलंत है, ता हलंत है, पा हलंत है। अर्थात कहने का मतलब है कि इसमें से आपको क्या किया गया है कि इसमें आपको हलंत लगा करके आ को निकाल दिया गया। समझ रहे हैं? क्या कर दिया गया? आ को निकाल दिया गया। ठीक है ना, जब हम लोग इसमें से आ जब जोड़ देंगे तो यहाँ से हलंत जो है हट जाएगा। अब ये हलंत क्या है, हलंत के बारे में लोग पढ़ेंगे कि यहाँ पे हलंत क्या होता है। ध्यान देंगे तो हलंत एक वैसा वर्ण है, ऐसा एक चिन्ह है जो किसी भी वर्ण में लगने के बाद, हलंत एक ऐसा चिन्ह है वह जब किसी भी वर्ण में लगेगा तब उस वर्ण को वह आधा कर देगा। क्या कर देगा? उस वर्ण को आधा कर देगा। यह समझने का आसान सा तरीका है कि हलंत एक ऐसा वर्ण है या ऐसा एक चिन्ह है जो किसी भी वर्ण में लगता है तो वह उसे आधा कर देता है। तो वही हम लोग यहाँ पे हलंत पढ़ेंगे। ठीक है, अब हलंत इस चिन्ह का प्रयोग करने पर लगने वाले वर्ण को आधा कर देता है। जहाँ हम लोग इस वर्ण का प्रयोग कर देंगे, इस वर्ण में करेंगे, वो वाला वर्ण क्या हो जाएगा? वो वाला वर्ण हम लोग को आधा बन जाएगा। कोई दिक्कत? अब लोग व्यंजन गिनेंगे तो क, क्या गिनेंगे? क, म, तो आप कुछ भी ले सकते हैं, का से लेकर के ज्ञ तक कुछ भी ले लीजिए, आपका वह सब का सब क्या होगा? वह सब का सब आपका व्यंजन ही कहलाएगा। आपको याद होना चाहिए कि व्यंजनों की संख्या कितना है। तो व्यंजन संख्या आप लोग यहाँ पर 39 बताया गया। कितना बताया गया है? 39, भूलेंगे नहीं। अब ध्यान देंगे आगे व्यंजन वर्ण के, हम लोग व्यंजन वर्ण का परिभाषा देख लिए, व्यंजन वर्ण की संख्या कितनी होती है ये देख लिए, व्यंजन वर्ण का एग्जाम्पल देख लिए कि कौन कौन मात्रा होगा इसमें। ठीक है ना, सॉरी कौन कौन वर्ण होंगे हम लोग वो देख लिए, मात्र नहीं वर्ण। क्या देखेंगे हम लोग? वर्ण। कौन कौन वर्ण होंगे व्यंजन वर्ण में हम लोग वो देख लिए। अब देखेंगे यहाँ पे हम लोग व्यंजन वर्ण के प्रकार, जिसे हम लोग भेद बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग उसे? जिसे हम लोग भेद बोलते हैं। तो हम लोग क्या बोल रहे थे? हम लोग व्यंजन वर्ण के प्रकार देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा गया है व्यंजन वर्ण के 3 प्रकार। कभी कंफ्यूजन नहीं है, व्यंजन वर्ण के 3 प्रकार होते हैं। कितने होते हैं? व्यंजन वर्ण के 3 प्रकार है। याद रखेंगे, व्यंजन वर्ण कितने प्रकार है? 3 प्रकार होते हैं। कितने होते हैं? 3 प्रकार होते हैं। अगर आपको याद नहीं रहेगा तो याद करने का आसान सा इसमें तरीका है। देखिए व्या में जो व्यंजन वर्ण में जो व्यंजन लिखा हुआ है उसमें जो पूरा लेटर लिखा हुआ है आप उसको याद कर लीजिए। सिर्फ जैसे व देखते आधा, ये तो बचा क्या हम लोग को? व्यंजन। तो 1 2 3, व्यंजन में 3 लेटर और व्यंजन का भी 3 प्रकार है। अब 3 प्रकार कौन कौन है उसके बारे में देखते हैं। तो 3 प्रकार हम लोग का स्पर्श व्यंजन है, अंतःस्थ व्यंजन है और क्या है? ऊष्म व्यंजन। हम लोग को व्यंजन वर्ण के 3 प्रकार है, जो हम लोग का स्पर्श व्यंजन, अंतःस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। अब हम लोग आगे देखेंगे यहाँ पे सबके बारे में। ठीक है ना, कि स्पर्श व्यंजन किसे कहेंगे, अंतःस्थ व्यंजन किसे कहेंगे, इनकी संख्या कौन है, कौन कौन इनका वर्ण होता है, और ऊष्म व्यंजन किसे कहते हैं, कौन कौन इनका वर्ण होता है, उसके बारे में हम लोग आगे देखेंगे। ठीक है, देखते हैं आगे। उच्चारण। स्पर्श व्यंजन वैसे वर्ण को कहते हैं जिनका उच्चारण कंठ, तालु, मूर्धा, दंत और ओष्ठ स्थानों के स्पर्श से किया जाता है। इनसे ध्यान देंगे, स्पर्श व्यंजन किसे कहते हैं? तो स्पर्श व्यंजन वैसे वर्ण को कहते हैं जिनका उच्चारण कंठ, तालु, मूर्धा, दंत और ओष्ठ स्थानों के स्पर्श से किया जाता है। मतलब कि हमारे मुख में 4-5 यंत्र लगे हुए हैं,
और जो कि हमारा मानव निर्मित नहीं है, वह प्राकृतिक देन है, भगवान प्रदत्त है, ठीक है ना। और हम लोग उस हमारे जो मुंह से जो प्राण वायु निकलती है ना, हमारे मुख में अनेक भागों पे जाकर के स्पर्श करती है, टकराती है, छूती है, उसको छूती है कहाँ कहाँ, तो काटती है, तालु को छूती है, मूर्धा को छूती है, दंत को और ओष्ठ को, ठीक है ना। जैसे आपको पता हो ना, जैसे एक हाथ एक मेरे करते, जब दोनों जगह आपस में टकराएगा, टच करेगा, तो यहाँ से कुछ न कुछ आवाज ध्वनियाँ हमें उत्पन्न होगी, ठीक है। उसी तरह से जब यह हमारे मुख से निकलने वाली प्राण वायु जो है कंठ, तालु, मूर्धा, दंत और ओष्ठ को स्पर्श करती है, तो भिन्न भिन्न वर्णों का निर्माण होता है, उत्पन्न होता है। अब ध्यान देते हैं कवर्ग क्या है। यहाँ पे स्पर्श करने के प्रकार बताए गए, ठीक है ना। कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, फवर्ग। अब सबसे पहले समझेंगे कि वर्ग है क्या। तो प्रत्येक वर्ग में स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत 5 वर्ण रखा गया है। क्या रखा गया है? प्रत्येक वर्ग में, यहाँ जो वर्ग जो आप लोग लिखे हुए देख रहे हैं, यहाँ पे ये जो वर्ग लिखा हुआ है, इसे प्रत्येक वर्ग में 5 वर्ण। कितने वर्ण है? 5 वर्ण है। इसीलिए यह जिस वर्ण को इंडिकेट करता है, निर्देशित करता है, ठीक है ना, उसका नाम रख दिया गया है, ठीक है। तो यह क्या को निर्देशित कर रहा है, हमें बता रहा है, ठीक है। तो इसलिए इसे हम लोग बोलते हैं कवर्ग। क्या बोलते हैं? कवर्ग। अब किसी को वर्ग में दिक्कत नहीं होना चाहिए। प्रत्येक वर्ग में 5 वर्ण रखे गए हैं और जिस वर्ण के अंतर्गत रखा गया उसे उसी तरह से रख दिया गया है। तो कवर्ग में 5 वर्ण है, का, खा, गा, घा, अंग। चवर्ग में भी 5 वर्ण है, चा, छा, जा, जा, इया। टवर्ग में 5 है, टा, ठा, ढ़, ढ, न। टवर्ग में इसे बोलते हैं। तवर्ग में त, थ, ध, न। पवर्ग में प, फ, ब, भ, म। ठीक है। अभी हम लोग देख रहे थे कि ऊपर कुछ बताया गया था, हमारे मुख में कुछ यंत्र। यंत्र क्या है? कंठ है, तालु है, मूर्धा है, दंत और ओष्ठ है। अब तो जो कवर्ग का जो 5 वर्ण होते हैं, ध्यान देंगे, कवर्ग का जो 5 वर्ण होता है उच्चारण कंठ से होता है। कहाँ से होता है? कंठ से। कवर्ग में 5 वर्ण है, का, खा, गा, घा, अंगा। इसके जो 5 वर्ण है, इसका उच्चारण कंठ से होता है। इसे हम लोग कंठ तालव्य वर्ण भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? इसे हम लोग कंठ तालव्य वर्ण भी कहते हैं। उसी प्रकार से तालु। तालु में क्या है? तो झ, इया। इसे हम लोग तालु, इसे अर्थात इसे हम लोग तालव्य वर्ण कहते हैं। क्या बोलते हैं इसे? इसे हम लोग तालव्य वर्ण बोलते हैं। इस बार बताया गया है मूर्धा। मूर्धा में क्या है? टा, ठा, डा, ढा और टवर्ग ना, ठीक है ना। मूर्धा, इसे मूर्धन्य वर्ण भी बोला जाता है। क्या बोलते हैं इसे? इसे मूर्धन्य वर्ण भी बोला जाता है। कंफ्यूजन नहीं होना है मूर्धा और मूर्धन्य में, ठीक है ना। अगला है दंत वर्ण। क्या है? तवर्ग में जो तवर्ग का जो वर्ण है उसे हम लोग दांत से उच्चारण करते हैं। कहाँ से उच्चारण करते हैं? दांत अर्थात दंत। हम लोग के पास जो जिससे हम लोग खाना चबा करके खाते हैं, जो दांत है, उससे हम लोग वर्णों का उच्चारण होता है। इसीलिए उसी के नाम पे रख दिया गया। तो उसे हम लोग दंत वर्ण या दांत वाले वर्ण से भी याद हैं। ऐसे प्राय आप लोग हम दंत वर्ण बोलेंगे। क्या बोलेंगे उसे? दंत वर्ण। दंत वर्ण में होगा क्या क्या? ता, था, गा, था और तवर्ग ना होगा। आगे देखते हैं। अब हम लोग को आता है फवर्ग। क्या होता है? फवर्ग। फवर्ग में कितने हैं? तो इसमें भी 5 है। प, फ, ब, भ, म। आपको पहले ही बता दिया गया है कि प्रत्येक वर्ग में 5 वर्ण रखे गए हैं। आप लोग काउंट भी कर सकते हैं कि प्रत्येक वर्ग में 5 या नहीं है, तो हम गिनेंगे तो प्रत्येक वर्ग में 5 वर्ण मिलेगा। और फवर्ग वाले को ओष्ठ कहते हैं। क्या कहते हैं? ओष्ठ, ठीक है ना। इसे ओष्ठ वर्ण भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे हम लोग? इसे ओष्ठ वर्ण भी बोलते हैं। अब देखेंगे इस तरह से हम लोग का स्पर्श व्यंजन खत्म हो गया। इसकी संख्या कितना है टोटल? तो 25 है। कितना है? 25। अब 25 है कैसे? तो प्रत्येक में 5 है, तो 5 × 5 हम लोग क्या कर दिए? मल्टीप्लाई कर दो। कितना हो गया हम लोगों का? 25 हो गया। अब ध्यान देते हैं, यहाँ लिखा गया इन्हें वर्गीय व्यंजन भी कहा जाता है। अगर आपसे स्पर्श व्यंजन ना पूछ करके, ठीक है ना, पूछ दिया जाए एग्जाम में कि वर्गीय वर्ण किसे कहते हैं, तो डाउट नहीं होना है, कंफ्यूजन नहीं होना है। स्पर्श व्यंजन वर्ण को ही वर्गीय व्यंजन वर्ण या वर्गीय वर्ण भी कहा जाता है। कोई दिक्कत? आगे देखते हैं। अब है दूसरा। हम लोग पहला स्पर्श व्यंजन सीख लिए, दूसरा सीखेंगे अंतःस्थ। क्या सीखेंगे? दूसरा हम लोग का है अंतःस्थ व्यंजन वर्ण। उसे देखते हैं। तो बोला गया कि वैसे वर्ण को कहते हैं जिनका उच्चारण एक प्रकार की रगड़ से उत्पन्न उष्म वायु का आगमन होता है। मतलब कि जब हम लोग अंतःस्थ वर्ण का उच्चारण करते हैं, ठीक है ना, कि हमारे अंदर जाकर घर्षण करता है, रगड़ करता है, उसमें वायु मतलब कि गर्म वायु आगमन होता है, निकलता है हमारे मुखों से, ठीक है। हमारे मुख से गर्म वायु निकल बोलते हैं। अब ये वर्ण है कौन कौन? तो उसे देखते हैं। यह वर्ण हमारे 4 है। कितने हैं?
4 है। आप लोग भी याद फिर से एक बार देख लेंगे वर्ण 4 कौन कौन है, कंफ्यूजन नहीं होना है। तालब सा है, कौन सा है हम लोगों को, तालब सा है, मूर्धन्य सा है, दंत सा है और क्या है हाँ। फिर से देखेंगे तालब सा, मूर्धन्य सा, दंत सा, हाँ। कितने हैं, 4 वर्ण है। कौन कौन है, तालब सा है, मूर्धन्य सा है, दंत सा और क्या है हाँ। इसकी संख्या कितनी होती है, इसकी संख्या भी 4 होती है। इसकी संख्या कितनी होती है, इसकी संख्या भी 4 होती है। अब हम लोग आगे देखेंगे क्या, तो आगे देखेंगे उसमें व्यंजन वर्ण की संख्या 25 बताया गया। आपको समझा दिया गया कि कौन कौन वर्ण होते हैं, सब लिखा दिया गया उसमें। उसके बाद आप लोगों को उस व्यंजन वर्ण बताया गया। उस व्यंजन वर्ण की संख्या भी 4 है। कितने हैं, 4। तो आप लोग और फिर से याद कर लेंगे, तालब सा, मूर्धन्य सा, दंत सा और हाँ। अब हम लोगों को इसका लास्ट प्रकार आ रहा है व्यंजन वर्ण का, जो हम लोगों का है क्या, तो हम लोग बोर्ड पे देखेंगे, वो हम लोगों का है ऊष्म व्यंजन। क्या है, ऊष्म व्यंजन वर्ण। तो वैसे व्यंजन वर्ण को कहते हैं जिनका उच्चारण जीभ कहाँ से होता है, जिनका उच्चारण जीभ, तालु, दांत और ओष्ठ के परस्पर सटने से होता है। ठीक है ना, बता रहा है ऊष्म व्यंजन वर्ण वैसे व्यंजन वर्ण है जिनका उच्चारण कहाँ से, तो जीभ से, कहाँ से, जीभ से, तालु से, दांत से और ओष्ठ के परस्पर सटने से उच्चारण होता है। परंतु कहीं भी पूर्ण स्पर्श नहीं होता है। अगर आपसे ऑब्जेक्टिव पूछा कि ऊष्म व्यंजन वर्ण क्या पूर्ण स्पर्श होते हैं, तो आप लोगों को लगाना है ऊष्म व्यंजन वर्ण पूर्ण स्पर्श नहीं करते हैं। यह जीभ, तालु, दांत और ओष्ठ स्पर्श नहीं करते, आधा स्पर्श करता है। ठीक है ना, तो इसे भी हम लोग याद रखेंगे कि यह जो है वैसे उस व्यंजन पूर्ण स्पर्श नहीं करते हैं। अब यह है कौन, इसकी मात्रा है य, सॉरी इसका वर्ण य, र, ल, व। क्या है, य, र, ल, व। इसे हम लोग याद करने के क्रम में यवरल भी याद कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, यवरल। क्या कर सकते हैं, यवरल। अगर आपको य, र, ल हो रहा है तो आप इसे शॉर्ट में यवरल याद कर लीजिए, ज़्यादा आपको अच्छा रहेगा याद करने के ढंग से और जल्दी आपको समझ। ठीक है, और इसकी ये तो आपका स्वर वर्ण हो गया। इसकी मात्रा कितनी है, इसकी मात्रा 4। इसकी मात्रा कितनी है, 4 है। अब इसे प्रायः अर्ध स्वर व्यंजन वर्ण भी कहा जाता है। इसे क्या कहते हैं व्यंजन वर्ण को, इसे अर्ध स्वर मतलब आधा स्वर भी है और आधा व्यंजन वर्ण भी है, तो मिला के इसका नाम दिया गया है अर्ध स्वर व्यंजन वर्ण। किसे कहते हैं हम लोग अर्ध स्वर व्यंजन वर्ण, तो उस व्यंजन वर्ण को अर्ध स्वर व्यंजन वर्ण भी कहा जाता है। अभी तक हम लोग इसमें क्या क्या देख लिए, व्यंजन वर्ण के परिभाषा देख लिए, एग्जाम्पल देख लिए, व्यंजन वर्ण की संख्या कितनी है जो देख लिए। उसके बाद हम लोग व्यंजन देखे, व्यंजन वर्ण के 3 प्रकार बताया गया, स्पर्श व्यंजन वर्ण, अंतःस्थ व्यंजन वर्ण, उस व्यंजन वर्ण। हम इन तीनों का देखे, इन तीनों के वर्णों के बारे में अध्ययन किए, फिर इसकी संख्या को हम लोग याद किए। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसके बाद का जो व्यंजन वर्ण है उसके हम लोग अध्ययन करेंगे। और हाँ, आप लोग अगर मेरे YouTube चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो भी आगे आने वाला वीडियो हो वो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको। सब्सक्राइब करना ना भूले, लाइक करना ना भूले, और सबसे ज़रूरी बात है आप इसे लाइक सब्सक्राइब कीजिए, तब इसका अध्ययन कीजिए, ताकि आप मेरा नहीं सब्सक्राइब करें तो कोई दिक्कत, लेकिन आपका अध्ययन नहीं कर रहे हैं सिर्फ, तो आपको पूर्णतः ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी। अगर आपको पूर्णतः ज्ञान लेना है तो आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कीजिए और आप कमेंट कीजिए, ताकि मैं और मोटिवेट होकर के आपके लिए नए टॉपिक को पूर्णतः अच्छे ढंग से उसका मैं डिस्कस कर सकूं। थैंक यू।